सब्सक्राइब कीजिए बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। So hi friends, welcome to Bio Study with Nikhil YouTube channel. Here we learn biology in simple way. So महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस हम देख रहे हैं, ठीक है। तो न्यू सिलेबस हम देख रहे हैं ऑफ क्लास 9th साइंस का, ठीक है। तो अभी हम 9th का साइंस का जो चैप्टर है वो स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 4 हम देखने वाले हैं जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ मैटर, ठीक है। तो अभी ये स्टार्टिंग है चैप्टर की, तो इसलिए मैं चैप्टर का जो नेम है उसको थोड़ा एक्सप्लेन करके आपको बताता हूँ कि मैटर क्या होता है। मैटर बोले तो कौन सा भी ऐसा पार्टिकल से बना हुआ उसको मैटर बोलते हैं। मैटर इसमें सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस आता है। सॉलिड जो कि हार्ड होता है पार्टिकल उसका, फॉर एग्जांपल स्टोन हो गया। उसके बाद लिक्विड में वाटर हो गए और गैसेस में ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, जो कि एयर के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो ये मैटर को कैसे मेजर करें, मेजर बोले तो इसको जो है मेजरमेंट कैसा करें कि मतलब कि हमको अगर किसी से वाटर मांगना है तो हम लीटर यूज़ करते हैं ना, तो वो क्या है उसका मेजरमेंट है। मतलब कि हमको इतना लीटर वाटर चाहिए। अगर हमको किसी से जो है बाद में दूसरे वाले सॉलिड मटेरियल्स चाहिए तो हम उसको जो है वो यहाँ पर किलोग्राम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उसको हम बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ मैटर, ठीक है। तो यही इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे कि कैसे हम मैटर को, मतलब डिफरेंट पार्टिकल्स के बने हुए सब्सटेंस को मेजर कैसे कर सकते हैं, ओके। सो वो है हमारा मेजरमेंट ऑफ मैटर, ठीक है। तो अभी इसका एक कैसा है, तो पार्ट फर्स्ट है, ठीक है। पार्ट फर्स्ट हम देखने वाले हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो एंड साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी हिट करो, बिकॉज जब भी हम फ्यूचर में न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा। उसके साथ ही साथ आप मुझको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो अगर आपको क्लास 9 साइंस रिलेटेड कोई भी डाउट है तो, ठीक है। एंड आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो अभी इस चैप्टर नंबर 4 को जो है अभी स्टार्ट करते हैं। आपका टाइम पास बिल्कुल नहीं करूँगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 मेजरमेंट ऑफ मैटर के पार्ट फर्स्ट को स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसके अंदर हमको क्या पढ़ना है। सो इसके अंदर हम पढ़ेंगे, सबसे पहले जो है क्या पढ़ना है वो सभी एक पॉइंट्स जो है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमको पढ़ना है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये क्या है, तो एक लॉ है, ठीक है। एक साइंटिस्ट ने दिया हुआ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल, दो केमिकल को एक दूसरे में, कॉम्बिनेशन बोले तो क्या होता है, एडिशन, ठीक है। कॉम्बिनेशन क्या होता है, एडिशन। तो केमिकल को कैसे ऐड किया जाता है, ठीक है, उसका लॉ बोले तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उसके बाद है एटम, ठीक है। एटम क्या है, तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर। किसी भी मैटर का चीज़ का छोटा सा छोटा पार्टिकल, जैसे कि चौक ले लो, ओके। चौक से हम क्या करते हैं, लिखते हैं, तो उसका छोटा सा छोटा पार्टिकल को हम क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे। उसके बाद उसका शेप देखेंगे, ओके। उसके बाद उसका मास, शेप क्या होता है, तो उसका शेप ऐसा हो सकता है, ऊपर से दिखने वाला शेप राउंडेड हो सकता है, ठीक है, रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, वो उसका शेप है। मास क्या है, तो मास बोले तो ये जो इसका शेप है इसके अंदर कितने पार्टिकल है, ठीक है, ऐसे नंबर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लैक ऑफ पार्टिकल इसके अंदर है ना, तो उसको हम बोलेंगे मास, ठीक है। उसके बाद है वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है वो भी पढ़ेंगे, ओके। आगे पढ़ेंगे हम, यहाँ पर भी मैं आपको बता सकता हूँ लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आगे हम देखेंगे वैलेंसी क्या होता है। वैलेंसी जो है वो किसी भी अपने जो एलिमेंट होता है ना उसके जो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो उसकी वैलेंसी होती है, जो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद है मॉलिकुलर मास एंड द कंसेप्ट ऑफ मोल। ये मोल की कंसेप्ट कैसे होती है, 1 मोल इज इक्वल टू कितना होता है वो देखेंगे। एंड मॉलिकुलर मास, मॉलिक्यूल का मास कैसे निकाले पूरे वो भी देखेंगे। एंड रेडिकल्स देखेंगे, इसमें एनायन, कशायन, अब ये जो रेडिकल्स है इसके फ्री रेडिकल्स, सो ये सभी देखेंगे हम मेजरमेंट ऑफ मैटर इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो ये जो बेसिक चीज़ें आपको क्या क्या पढ़ना है चैप्टर के अंदर, ये सिंपल में एक ओवरव्यू बनाएगा, ठीक है। तो देखो आगे। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि केमिकल्स को कंबाइन करने वाला जो लॉ दिया गया है उसको कैसे कंबाइन किया जाए, और कंबाइन करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा उसका मास कितना होगा, उसको हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बोलते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम देखेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या बोलता है, द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। कंपोजिशन बोले तो क्या होता है, सब्सटेंस किन चीज़ों से बना हुआ है उसको हम बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। सब्सटेंस जो है उसके स्टेट होते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। जो सब्सटेंस है ना वो सॉलिड में हो सकता है, लिक्विड में हो सकता है, या फिर गैसेस ये स्टेट में हो सकता है। तो उसका जो कंपोजिशन है बोले तो उसके अंदर के जो मटेरियल है जिससे वो बना है वो चेंज हो सकता है। सब्सटेंस चेंजेस ड्यूरिंग केमिकल चेंज। जब केमिकल चेंज इसके अंदर आता है, ठीक है, केमिकल चेंज, तब उसका कंपोजिशन चेंज होता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो कंपोजिशन है सब्सटेंस का किसी भी ड्यूरिंग केमिकल चेंज, ओके, चेंजेस होता है, बोले तो चेंज होता है ड्यूरिंग केमिकल चेंज। एंड द फंडामेंटल एक्सपेरिमेंट इन दिस रिगार्ड वेयर परफॉर्म बाय द साइंटिस्ट। और इसके रिगार्ड में जो फंडामेंटल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था ये साइंटिस्ट ने
इन 18th एंड 19th सेंचुरी, ठीक है, 18th एंड 19th सेंचुरी के अंदर इन साइंटिस्ट ने क्या किया, इसके रिगार्ड में, ठीक है, मतलब कि जो कंपोजिशन है वो सब्सटेंस का चेंज होता है ड्यूरिंग केमिकल चेंज, तो उसके रिगार्ड में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया 18th एंड 19th सेंचुरी में। वाइल डूइंग दिस, और ये करते वक्त उनको क्या समझ में आया, दे मेजर एक्यूरेटली, और उसने एक्यूरेटली मेजर किया, क्या मेजर किया, द सब्सटेंस यूज एंड फॉर्म एंड डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, मतलब कि सब्सटेंस यूज, कितना सब्सटेंस यूज हुआ है और कितना सब्सटेंस फॉर्म हुआ है। सबसे पहले ये क्या है, तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले क्या था कि जो कंपोजिशन है सब्सटेंस का वो चेंज होता है जब वो केमिकल चेंज के अंदर आता है, ठीक है, और जब क्या होता है तो दो टाइप के, मतलब कि ये फर्स्ट एंड सेकंड दोनों जो हमारे सब्सटेंस है उसको जब हम कंबाइन करेंगे, मतलब कि ये हमने क्या किया, यूज़ किया, और उसके बाद हमारे पास 3 बन के आया, मतलब ये फॉर्म हुआ है, तो ये दोनों का जो कंपोजिशन है वो एक्यूरेटली निकाला इस साइंटिस्ट ने, इसलिए वो उन्होंने एक लॉ दिया, उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो वो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या कहता है, देखो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, सब्सटेंस यूज, जितना सब्सटेंस उन्होंने यूज़ किया एंड बाद में उसका प्रोडक्ट जो मिला, जो फॉर्म हुआ, उसका जो एक्यूरेटली उन्होंने मेजर किया उसको, ठीक है, एंड डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, और केमिकल कॉम्बिनेशन का लॉ को डिस्कवर किया, एंड साइंटिस्ट कुड देन राइट द मॉलिकुलर फार्मूला, और उसके हिसाब से, मतलब उसका हेल्प लेके हम मॉलिकुलर फार्मूला भी लिख सकते हैं ऑफ वेरियस कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। सो ये जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है इसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सब्सटेंस का मॉलिकुलर फार्मूला लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, मॉलिकुलर फार्मूला। जैसे वाटर का मॉलिकुलर फार्मूला क्या है, H2O है, मतलब इसमें दो जो यहाँ पर मतलब एलिमेंट है वो हाइड्रोजन है एंड एक है ऑक्सीजन का, ठीक है, 2 हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन का, इसलिए H2 एंड सिंगल O, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। देन एंड द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, हियर वी शॉल वेरीफाई द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बाय मीन्स नोन एज मॉलिकुलर फार्मूला, ठीक है। तो मॉलिकुलर फार्मूला क्या है, तो वेरीफाई करता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कैसे, तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, एक H2 प्लस उसके अंदर ऑक्सीजन मिलाया, ठीक है, और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या कहता है कि जितना इस रिएक्टेंट के अंदर मॉलिक्यूल होगा उतना ही प्रोडक्ट के अंदर होगा, और इसका जो प्रोडक्ट मिलेगा हमको वो होगा H2O, ठीक है, मतलब कि H के 2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल एंड जो हमारा ऑक्सीजन है उसका 1, ठीक है, तो हमारे पास निकल के आया H2O, मतलब कि जितना यहाँ पर यूज हुआ उतना ही यहाँ पर फॉर्म में भी उतना ही है। यह है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ओके, सो इस ये जो है H2O ये क्या है, वाटर का मॉलिकुलर फार्मूला, इसको हम मॉलिकुलर फार्मूला भी बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है केमिकल कॉम्बिनेशन में, ठीक है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उसके बाद यहाँ पर देखो वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये जो केमिकल कॉम्बिनेशन है इसका वेरिफिकेशन देखो अभी, ठीक है, आपको वेरीफाई हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वर्क करता है। मैंने क्या बताया आपको, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या बोलता है कि जितना परसेंटेज, मतलब कि रिएक्टेंट में जितना मॉलिक्यूल है, जितना उसके अंदर अमाउंट है उतना ही उसका प्रोडक्ट में ही है, ठीक है, उसका जो अमाउंट है वो चेंज नहीं हुआ है, वो होता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मतलब कि दो जब केमिकल एक दूसरे में एडिशन होगा उसका, और जो न्यू कंपाउंड हमको मिलेगा वो न्यू कंपाउंड जो पहले हमने ऐड किया है कंपाउंड उसके जैसा ही या फिर उनके इतना ही होगा, उसको हम बोलेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एग्जांपल में समझ में आएगा आपको। यहाँ पर सबसे पहले हमने लिया कैल्शियम क्लोराइड, दैट इज Ca, ठीक है, Ca एंड Cl2, ठीक है, ये क्या है तो कैल्शियम क्लोराइड है। उसके साथ हमने क्या मिलाया, Na2SO4, ठीक है, Na2SO4 ये हमने उसके अंदर मिलाया, ठीक है। उसके बाद इसकी रिएक्शन हो गई और हमको मिला CaSO4, वो क्या है तो व्हाइट प्रेसिपिटेट, क्या है प्रेसिपिटेट, सॉरी प्रेसिपिटेट क्या है तो जेली लाइक सब्सटेंस, हम उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट में हमको मिला, व्हाइट जेली लाइक सब्सटेंस मिला, वो कौन सा था CaSO4, कौन सा था CaSO4, ये Ca, ठीक है, एंड ये SO4, ठीक है, एंड बाहर क्या निकलेगा सिंपल में CaSO4, सिंपल में ये Ca और उसके बाद ये SO4 एंड ये Cl2 एंड Na2 मीन्स क्या होता है ट्वाइस टाइम NaCl, ठीक है। ट्वाइस टाइम क्यों लिखा, बिकॉज ये Na ट्वाइस टाइम है एंड Cl भी ट्वाइस टाइम है, तो दोनों को मतलब कि एक ही तरीके से 2 से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज Na ट्वाइस टाइम NaCl, ठीक है। तो ये हमको बाय प्रोडक्ट मिला। तो ये ऐसी रिएक्शन होती है, रिएक्शन के अंदर 2 रिएक्टेंट होते हैं जो कि रिएक्शन में पार्ट करते हैं, और रिएक्शन हो जाने के बाद जो मिलता है वो प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल में ध्यान में रखो, जब हमने NaCl एंड NO2SO4 ये दोनों को मिलाया था तब कितना, जो यहाँ पर ग्राम में देखो आप वेट इसका, वो था 300.23 ग्राम। और इसके बाद जो हमको यहाँ पर क्या मिला, व्हाइट PPT CaSO4 इन NaCl सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये सभी जो प्रोडक्ट है वो एक के अंदर ही है, NaCl भी इसके ही अंदर है।
तो इसका भी यहाँ पर आप वेट देख सकते हो 323 ग्राम। तो इसका मतलब यही है कि जितना प्रोडक्ट के अंदर, जितना रिएक्टेंट के अंदर जो इसका यहाँ पर क्या था, वेट था या फिर मास था, उतना ही उसका प्रोडक्ट के अंदर है। ये है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यही कहता है कि जो दो एलिमेंट्स आप एक दूसरे में क्या होते हैं तो रिएक्ट होते हैं, वो रिएक्टेंट कहलाते हैं, और उसके अंदर जो उसका मतलब कि क्या वेट होता है, जो उसका प्रोपोर्शन होता है, वही प्रोडक्ट में भी मिलता है। मतलब कि ये दोनों के अंदर सेम होता है। जितना हमने यूज़ किया है सब्सटेंस, उतना ही हमको यूज़ करने के बाद जो फॉर्म हुआ है उसमें भी उतना ही मिलता है। ये बोलता है हमारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको सिंपल में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यह है हमारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और यहाँ पर वेरीफाई हुआ बिकॉज जितना जो ग्राम में वेट था प्रोडक्ट के अंदर, उतना ही रिएक्टेंट के अंदर है, जितना रिएक्टेंट के था उतना ही प्रोडक्ट के अंदर है। ओके, रिएक्शन हो जाने के बाद। सो ये है हमारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आगे देखो नेक्स्ट। सो नेक्स्ट में देखो क्या आगे देखेंगे हम कि दूसरा जो लॉ है हमारा वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। सबसे पहले जो लॉ पढ़ा था वो कौन सा था, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। यहाँ पर सिंपल में देखो 50% इंफॉर्मेशन आपको उसके नाम में ही मिल जाती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन बोलो तो क्या होता है, इसको जो है वो कंजर्व किया जाता है। क्या कंजर्व किया जाता है, मतलब उसको यहाँ पर एक जगह पर रखा जाता है या फिर सेव किया जाता है। ऑफ मैटर, मैटर को सेव किया जाता है। कैसे, देखो इन अबोव एक्टिविटी द मास ऑफ द ओरिजिनल मैटर एंड द मास ऑफ मैटर न्यूली फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रेंज आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जब हमने पहली वाली एक्टिविटी देखी थी उसके अंदर क्या था, मास ऑफ ओरिजिनल मैटर, ओरिजिनल मैटर का मास जो है उतना ही था, एंड मास ऑफ मैटर न्यूली फॉर्म, और न्यूली फॉर्म जो बना था हमारा प्रोडक्ट उसका भी मास जो है वो सेम ही था। केमिकल रेंज आर इक्वल, कैसे थे, इक्वल थे। ठीक है, एंड इन 1785, अभी 1785 के अंदर क्या हुआ, फ्रेंच साइंटिस्ट था, फ्रेंच का साइंटिस्ट एंटवाइन लोविसर। ठीक है, तो ये जो लेविसर है, ये एंटवाइन लेविसर, ये नेम है साइंटिस्ट का, फ्रेंच साइंटिस्ट का। इन्होंने क्या किया, इन्फर किया, क्या इन्फर किया, फ्रॉम हिज रिसर्च दैट देर इज नो राइज, देखो देर इज नो राइज और ड्रॉप इन द मास ऑफ द मैटर ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। और ये क्या कहता है कि जो केमिकल रिएक्शन होता है उसके अंदर ना ही तो मास बढ़ता है ना ही मास घटता है। मतलब कि जितना रिएक्टेंट के अंदर है उतना ही प्रोडक्ट के अंदर है। यही जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का कहना था, इनका भी वही कहना है। लेकिन ये क्या बोलते हैं कि यहाँ पर जो मास होता है ना मैटर का, वो कंजर्व होता है, ना ही तो वो बढ़ता है ना ही घटता है। ओके, देर इज नो राइज और ड्रॉप इन द मास ऑफ मैटर ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। बोलो तो मैटर का जो यहाँ पर मतलब कि वो कंजर्व होता है, सेव होता है, ना ही तो वो बढ़ता है ना ही घटता है, मतलब कि कंजर्वेशन होता है। ओके, इन अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज सेम एज टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही प्रोडक्ट का होगा। फॉर्म ड्यू टू केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन से फॉर्म होगा, बिकॉज केमिकल रिएक्शन से दो रिएक्टेंट आपस में आएंगे एंड उससे प्रोडक्ट बनेगा। एंड दिस इज कॉल्ड एज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। और ये सो इसके अंदर आपको सिंपल में बताना है कि ये लॉ को किसने दिया। ठीक है, उसके बाद कौन सा साइंटिस्ट ने कब दिया, एंड इसका जो स्टेटमेंट आपको लिखना है कि लेविशर इन्फॉर्म दैट हिज रिसर्च। ओके, हिज रिसर्च के अंदर उन्होंने इन्फॉर्म किया कि जो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन के अंदर देर इज नो राइज और ड्रॉप इन द मास ऑफ मैटर ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। जो मास होता है मैटर का उसके अंदर ना ही वो घटता है ना ही बढ़ता है केमिकल रिएक्शन के अंदर। मतलब इसका मतलब क्या है कि जितना मास जो है वो रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा। मतलब वहाँ पर ना ही तो मास घटेगा ना ही बढ़ेगा, जिसका मतलब कि वहाँ पर जो मास है वो कंजर्व हुआ है, और इसलिए हम उसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। ठीक है, तो ये होता है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। ठीक है, तो आगे देखो, आगे देखेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। सो जहाँ पर पहले जो लॉ देखा था हमने वो था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, सेकंड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, एंड थर्ड है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है, ठीक है, तो प्रोपोर्शन क्या होता है कि अगर एक हमारे पास क्या है तो मिक्सचर है और इसके अंदर दो हमारे पास क्या है तो मैटर है। फर्स्ट में हमने सॉइल लिया, उसके बाद स्टोन लिया। ठीक है, सेकंड वाला स्टोन है। ओके, एंड 50% जो है इसके अंदर क्या है तो स्टोन है एंड 50% इसके अंदर सॉइल है। ठीक है, तो इसका मतलब जो है वो सॉइल एंड जो स्टोन है उसका परसेंटेज या फिर प्रोपोर्शन कितना आएगा, 1:1। मतलब कि जितना यहाँ पर क्या है तो सॉइल है उतना ही स्टोन है, मतलब 1:1 ऐसा होता है प्रोपोर्शन। ठीक है, सो देखो लॉ ऑफ कांस्टेंट, और कांस्टेंट बोले तो एक सही का प्रोपोर्शन होता है। किसके अंदर होता है तो देखो इन 1794 द फ्रेंच साइंटिस्ट J.L. प्राउस्ट ओके स्टेट द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इन्होंने क्या किया, कांस्टेंट प्रोपोर्शन का लॉ दिया। लॉ क्या कहता है, द प्रोपोर्शन बाय मास ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इन द डिफरेंट सैंपल ऑफ द कंपाउंड इज फिक्स्ड। क्या होता है देखो, द
प्रोपोर्शन बाय मास ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, मतलब कि जो प्रोपोर्शन होता है, जो हमको मिलाना है एलिमेंट, उसका प्रोपोर्शन जो है ओके इन द डिफरेंट सैंपल में जो है वो कंपाउंड के अंदर फिक्स्ड होता है। कैसे फिक्स होता है तो देखो सिंपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। पार्ले जो बिस्किट है, ठीक है, उसके अंदर का अगर आप एक बिस्किट लोगे ना तो उसका टेस्ट जो है वो सिमिलर आएगा, ठीक है, उसकी जो टेस्ट होगी, ठीक है, वो टेस्ट जो है वो सिमिलर आएगा। उसके बाद सेकंड बिस्किट अगर आप खाओगे तो भी सिमिलर होगा, थर्ड खाओगे तो भी सिमिलर होगा। क्यों होगा? बिकॉज इसके अंदर जो मैटर से ये बन रहा है ना उसका एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन है। मतलब इसके अंदर कितना चीनी डालना है, इसके अंदर कितना जो है आटा होना चाहिए, कितना इसको जो है बाद में हीट देना है, तो इसका कांस्टेंट प्रोपोर्शन है। क्या है? प्रोपोर्शन के अंदर चीज़ें हैं और इसलिए ये सभी जो बिस्किट है इसके टेस्ट जो वो सिमिलर होती है। ये इसका बेस्ट एग्जांपल है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो प्रोपोर्शन क्या है? द प्रोपोर्शन बाय मास ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट इन द डिफरेंट सैंपल्स ऑफ कंपाउंड इज फिक्स। सो यहाँ पर सिंपल में बिस्किट्स कैसे है तो डिफरेंट है, डिफरेंट वो सैंपल है, लेकिन उसके अंदर उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है उसका मास या फिर उसका प्रोपोर्शन सिमिलर है, मतलब फिक्स्ड होता है, ठीक है, वो होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। एग्जाम्पल है द प्रोपोर्शन ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर इज ऑब्टेन फ्रॉम एनी यहाँ पर देखो सोर्स 1:8। दिस मीन्स 9 ग्राम water is formed by the chemical combination of 1 hydrogen, that is 1 gram of hydrogen and 8 gram of oxygen। मतलब कि क्या होता है सिंपल में ध्यान में रखो 1:8, बिकॉज सिंपल में जो हाइड्रोजन है उसका मास कितना है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, उसका मास भी 1 है, ठीक है। एंड जो यहाँ पर ऑक्सीजन है उसका कितना है तो एटॉमिक नंबर 8 है। क्या है? एटॉमिक नंबर 8, और ये होता है H2, ठीक है, ये क्या होता है H2। एंड सिंपल में वाटर H2O यानी इसका कितना होता है 8, मतलब कि 1:8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8 है, 1:8, ये इसका आएगा प्रोपोर्शन। एंड दिस मीन्स 9 ग्राम वाटर इज फॉर्म बाय द केमिकल, और ये 9 ग्राम वाटर फॉर्म होगा बाय द केमिकल, किससे? या हाइड्रोजन 1 एंड ऑक्सीजन 8, और दोनों को मिला के जो वो 9 ग्राम जो हमारा वाटर बनेगा। ये होता है केमिकल मतलब कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। सिमिलरली द प्रोपोर्शन बाय द मास ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द कार्बन डाइऑक्साइड। सिमिलरली जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, इसको हम लिखते हैं, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है कार्बन का 1 एंड ऑक्सीजन के 2 एलिमेंट, ठीक है। सो उसका जो है वो कितना है, एनी सोर्स इज 3:8, इसका 3:8 है। सो इनका जो वर्क था एंटोन लाविशर का ये था 1743 to 94, तो इनके बीच में क्या है इनका वर्क किया इन्होंने, ओके। एंड फ्रेंच साइंटिस्ट, फ्रेंच के साइंटिस्ट थे, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री हम इसको बोलते, क्या बोलते? फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, बिकॉज इन्होंने क्या किया सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। ये तीनों के अंदर उन्होंने क्या किया, अच्छा काम किया। वो यहाँ पर वो थे एंटोइन लेविसर, ठीक है। देन सो देखो यहाँ पर इन्होंने क्या क्या काम किया। सबसे पहले नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। नॉमेनक्लेचर बोले तो होता है नाम देना, ऑक्सीजन को एंड हाइड्रोजन को इन्होंने नाम दिया सबसे पहले। देन शो दैट मैटर कंबाइंस विद द ऑक्सीजन ड्यूरिंग कंबशन। जब कंबशन होता है उसके ड्यूरिंग में क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ जो मैटर है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है। कंबशन बोले तो जिसके अंदर क्या होता है, तो जब उनकी वाफ हम बोलेंगे उसको गैस स्टेट में जब ट्रांसफर हो जाते हैं वो, तब जो मैटर है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, ये बताया उन्होंने। एंड उसके बाद नेक्स्ट है वाज द फर्स्ट यूज एक्यूरेट वेटिंग टेक्निक्स टू वेट मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में जो मास होता है रिएक्टेंट का एंड प्रोडक्ट का, उसको वेटनिंग करने के लिए, ठीक है, उसका जो है वेट करने के लिए एक्यूरेट टेक्निक जो है इन्होंने ये साइंटिस्ट ने यूज़ की। देन डिस्कवर्ड दैट द वाटर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इन्होंने डिस्कवर्ड किया कि जो यहाँ पर वाटर है वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बनता है, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है H2O। ये इन्होंने डिस्कवर किया, पहले हमको मालूम नहीं था कि ये यहाँ पर जो ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन से वाटर बनता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने बताया, सो ये जो है इन्होंने क्या किया, फर्स्ट राइटर है ये ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमने देखा था ना, उसका फर्स्ट राइटर मतलब कि फर्स्ट इन्होंने लिखा कि वो रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फर्स्ट में इन्होंने ही लिखा था, ठीक है। उसके बाद है असाइन सिस्टमैटिक नेम्स टू द कंपाउंड। इन्होंने नेम्स भी दिए कंपाउंड को, जैसे कि सल्फर एसिड, कॉपर, सल्फेट, सल्फाइट, ठीक है, ये नाम भी उन्होंने दिए। उसके बाद ऑथर द फर्स्ट बुक ऑन मॉडर्न केमिस्ट्री। मॉडर्न केमिस्ट्री की पहली बुक जो है इन्होंने लिखी थी, जिसका नाम था एलिमेंट्री ट्रीटाइज ऑन द केमिस्ट्री इन 1789। उसके बाद स्टडीज द एलिमेंट्स सच एज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की इन्होंने स्टडी की, हाइड्रोजन की स्टडी की, नाइट्रोजन की, फॉस्फोरस की, मर्क्यूरी की,
जिंक की एंड सल्फर की, ठीक है। सो ये जो एलिमेंट्स है इन्होंने क्या किया, इसकी स्टडी की। तो यह है साइंटिस्ट हमारा एंटवाइन लेविसर, एंड उसके बाद ये यहाँ पर प्राउस्ट भी लिखा है एंड लेविसर भी है, दोनों साइंटिस्ट है। तो ये जो है क्या है, तो इंट्रोडक्शन टू ए साइंटिस्ट, मतलब ये साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऐसा ऐसा काम किया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो पार्ट फर्स्ट है वो खत्म होता है। सो अगर गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है उसके अंदर हम जो रिमेनिंग पोर्शन है वो कवर करेंगे। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।